इस्लामाबाद के एक पोश इलाके सेक्टर F6 से एक नौजवान फरूक अफजल को किडनैप कर लिया जाता है। महानूर एक गेमर लड़की है। पुराने आशिक को नए आशिक से मरवा दिया। डीएसपी का जो बेटा है सैफुल्ला नाम, आशिक नंबर 2। आशिक नंबर 2 से मदद लेती है महानूर। किस चीज की? इन वीडियोस के मुतल्लिक सैफुल्ला इसको मर्डर कर देता है। मर्डर कैसे करता है, क्या प्लान बनाता है, उस दिन जब वो आता है अपने घर। लिया हैंडल के नाम से काफी स्टोरीज मैंने इस पर देखी हैं। ऐसे कोई गंदे किस्म के लोग थे। तुमने हमें पैसा भी देना है और फिर तुमने और लड़कियां भी ला के देनी है। एक जेठ ने अपनी भाभी को मार दिया। तौबा तौबा तौबा। मेरी भाभी एक बदकिरदार औरत थी। मेरी भाभी रोज एक नए मर्द को, मैं अपनी भाभी को मना करता रहा, मेरी भाभी मना नहीं होती थी। वो कहती थी मुझे आदत है। इंडिया की 2001 की वो कहानी सुनाएंगे जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। पहला मुलाजिम आया, अंदर गया और चीखता हुआ बाहर आया। दूसरा मुलाजिम आया, अंदर गया, रोता हुआ, चीखता हुआ, बिलखता हुआ बाहर आया। फुटेज जब आई तो लोगों ने कानों को हाथ लगाए, उल्टियां की लोगों ने। जब उन्होंने घर की छानबीन शुरू की तो घर में वहाँ पे उन्हें एक डायरी मिली और डायरी के साथ एक लेटर मिला। उस लेटर ने ही इस केस को खोला। दोस्तों, मैं आपका किया गया हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में जो आप मुझे प्यार देते हैं, जो आप सपोर्ट करते हैं, इस चैनल को जो सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं यही चाहता हूँ, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरी टीम को मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए इससे बेहतर काम करूँ, इससे बेहतर कॉन्टेंट बनाऊँ। आज के पॉडकास्ट में हमने कई दिल दहला देने वाली स्टोरीज पर बात की। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो हमारी वीडियो है ये मैक्सिमम ऑडियंस तक जा सके। तमीना साहिबा 4 मई के दिन पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक स्टोरी ट्रेंड करती है कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके सेक्टर F6 से एक नौजवान फरूक अफजल को किडनैप कर लिया जाता है रात के वक्त। अब किडनैप करने वाले कौन थे और इस टाइम जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेटेस्ट जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि उसी नौजवान को जिन्होंने किडनैप किया था वो कत्ल कर देते हैं। उसकी लाश जो है वो सवाबी के एक हस्पताल से मिलती है। अब इसको कत्ल करने की वजह क्या थी, किडनैपर्स कौन थे, कातिल कौन है, पूरी कहानी बताएं। फरूक अफजल बिल्कुल मुगवी हम ये कहेंगे कि इनको अगवा किया गया नौजवान। अच्छा, ये कैसे अगवा हो गए और अगवाकार कौन थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फिर सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन है वो ये है कि इस्लामाबाद के एक पोश एरिया से, सड़क से, गली से नहीं, घर के अंदर से। वो कैसे? फरूक अफजल आते हैं जनाब अपने डाले के ऊपर, एज इट इज़ जो उनका लाइफस्टाइल है। वो रात को घर आते हैं, गेट ओपन होता है, डाले को अंदर गैरेज में पार्क किया जा रहा है। एन उसी टाइम करोला कार पर कुछ लोग आते हैं, असलहे के ज़ोर पर फरूक को खींच तान के बिठाते हैं अपनी गाड़ी में। घर वालों को पता चलते हो ये क्या, फरूक को लेके जा रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। भागे पीछे आकर देखा और ये घर वाले कहते हैं कि 3 से 4 लोग थे जो आए थे और पिस्टल इनके पास थी और ये ज़बरदस्ती उसको करोला में बिठा के ले गए। कहा जाता है कि जो मोहल्ले वाले थे वो भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने पीछे जाने की कोशिश की लेकिन ये जो अगवा करने आए थे उन्होंने फायरिंग कर दी। घर वालों ने पीछा किया बाकायदा और कोशिश की कि चेक करें कौन है, क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं और बचाने की कोशिश की। ये बहुत तेज़ तरार लोग थे जो करोला पर आए थे। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, अगवाकार जो होता है वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता, पूरा वेल ट्रेंड होता है और तैयारी करके आया होता है कि ये हो जाएगा तो क्या करना है, ये हो जाएगा तो क्या करना है। अब जब लेकर जा रहे हैं, घर वाले पीछा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उल्टा फायरिंग करनी शुरू कर दी। किस्सा मुख्तसर ये कि घर वालों से फरूक अफजल, करोला गाड़ी और वो अगवाकार ट्रेस ना हो सके और छुटके आंखों से ओझल हो गए। अब ये खबर जो है वो हम भी डिस्कस कर रहे हैं और लोग भी डिस्कस कर रहे हैं और हम सबसे आला ओहदे पर फाइज वज़ीर आज़म, उन्होंने इस खबर का एक्शन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वज़ीर आज़म ऐसे ऐसे काम होना चाहिए था। अच्छा, पहले जब अगवा हुआ तो लगा कि शायद तवान के लिए कॉल आएगी, जिन्होंने अगवा किया जो किडनैपर हैं वो पैसे मांगेंगे। इंतज़ार भी करती रही पुलिस, घर वाली भी, लेकिन मकसद कुछ और था।
ना कोई कॉल आई ना कुछ, लाश मिल जाती है। कत्ल के पीछे हमेशा या औरत का हाथ होता है, या ज़मीन का मसला होता है, या पैसे का मसला होता है। वो कहते हैं ना ज़मीन ज़र, इस वजह से कत्ल व गारत होती है। इस केस में भी, इस कत्ल की वजह भी, इस मर्डर की वजह भी एक औरत निकली। मैं अक्सर कहती हूँ कि औरतें जो होती हैं वो बड़ी मक्कारी के साथ बहुत स्मार्ट प्लानर्स होती हैं, प्लान करती हैं और फिर पकड़ा ही नहीं देती। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारी औरतें, लेकिन वो औरत जो गेमर है, जो प्लानर है, वो पकड़ा ही नहीं देती। वो साथ घर में रहते हुए शौहर को, मुहाफिज को ऐसे ऐसे साइड पे लगाती है, और ऐसी औरतों का अंजाम फिर बहुत गलत भी होता है। इस केस में क्या किया औरत ने? इस केस में जनाब जो लड़की है, या हम कह लेते हैं खातून, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महानूर। महानूर एक गेमर लड़की है, स्मार्ट प्लेयर है। महानूर की एक जगह पर दोस्ती है, उस दोस्ती वाले लड़के का नाम है फरूख अफजल, जो कि अगवा हुआ, जो अब मकतूल है। जो अब मकतूल है बेचारा। जब दोस्तियाँ होती हैं ना, तो बड़े जज्बात फ्रेश होते हैं, बड़े वादे होते हैं, बड़ी कस्में होती हैं, और बहुत प्यार मोहब्बत से बड़ा हम्बल रह के गुफ्तगू की जाती है। जो टाइम स्पेंड किया जाता है, हलाल हराम जो कुछ भी है, उस सब की वीडियोस भी बनती हैं। उस टाइम वो वीडियोस में लड़की भी राज़ी होती है और लड़का भी राज़ी होता है। ये मैं कहानी आपको बता रही हूँ इमेच्योर लोगों की। जो मेच्योर हैं उनमें ऐसी गेम नहीं होती, क्योंकि वो खिलाड़ी होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजारी है, इन्होंने बनाई वीडियोज़। अब वीडियोस उस टाइम तो मोहब्बत में बनती हैं, वक्त के साथ मोहब्बत कम पड़ती है। पहला दिन और होता है, दूसरा और होता है, तीसरा और होता है, इसी तरह पहला साल और, दूसरा और तीसरा और। ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहते। अब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है, ये मियाँ बीवी में भी होता है। डेफिनेटली शादी होती है तो पहले दिन की दुल्हन तो नहीं होती ना, 10 साल के बाद चेंज हो जाती। इनमें भी जब आहिस्ता आहिस्ता आपस में गैप आने लगा, और फिर यहाँ पर क्या होता था, लड़की कहती थी इनफ, अब मॉडल चेंज होना चाहिए। हमारे माशरे में ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं। महानूर अब चाहती थी कि किस्सा अब ख़त्म हो। फ़ारूक कहता था नहीं अभी नहीं ख़त्म करना किस्सा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब वो जो वीडियोस थी ना, वो है मेन मटेरियल दोनों के रिश्ते के दरमियान। ब्लैकमेलिंग, मुबैना तौर पे, लेकिन मुबैना वर्ड ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो बनती ही इसीलिए आदमी का दिमाग औरत से 2 कदम आगे चलता है, मैच्योर होता है। अच्छा, होता ये है कि फ़ारूक ये वीडियोस जो संभाल के रखता है, अकेले में देख भी रहा होता है और सारे मामलात भी हैं, लेकिन इसमें अब आता है तीसरा किरदार। वो तीसरा किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस केस में। वो भी दोस्त है महानूर साहिबा का, बीबी का। अच्छा, मतलब कि एक पुराना आशिक और अब एक नया आशिक, ये भी कहा जा सकता है। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक तरफ से फ़वाइद ज़्यादा जब मिल रहे होते हैं ना, तो फिर उधर को झुकाव हो जाता है, पहले वाला इग्नोर होता है। जब दूसरे वाला इग्नोर करता है तो फिर पहले वाले के पास ये कुछ ख़वातीन को लत लगी होती है। अब ये जो दोस्त है, ये इसका वालिद भी पुलिस मुलाजिम है, यानी डीएसपी का बेटा है ये। अब जो डीएसपी होता है ना, उसके पास 4 पैसे होते हैं और उसने सारी ज़िंदगी ठीक ठाक कमाया होता है, और उसने जो कमाया होता है ना, उसमें आधा हराम का भी होता है। अब जब हराम अंदर जाता है ना, तो फिर मुंह से बकता भी इंसान हराम गुफ्तगू है, अच्छी गुफ्तगू नहीं बकता। हम जब बीज बोते हैं तो जो बीज बोया जाता है वही फसल निकलती है। ऐसा नहीं होता कि आप बीज कोई बो दें और फसल कोई और निकल आए। इस केस में चूंकि वालिद साहब हैं डीएसपी, दाव पेच बचपन से घर में सीखे। लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं वो कह रही हैं कि जो डीएसपी हैं केपीके में, वो शरीफ इंसान है, बेटा ऐसा निकला और बेटे की वजह से अब उन्हें भी जलालत फेस करनी पड़ेगी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप और मैं नहीं, टीवी वाले नहीं, एक आम शहरी ये जुर्रत रखता है कहने की कि हमारे इलाके का एसएचओ डीएसपी तो उससे ऊपर है ना, एसएचओ ठीक बंदा नहीं है, ख़राब आदमी है, कह सकता है? आपने आखिर अपने बेटे को इतनी छूट दे रखी है कि वो खातून से ताल्लुक़ भी रखता है और खातून का साथ देने के लिए कत्ल व गारत तक जाता है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ? डीएसपी के बेटे ने किया क्या? डीएसपी का जो बेटा है सैफुल्लाह नाम, आशिक नंबर 2, राइट, आशिक नंबर 2 से मदद लेती है महानूर। किस चीज़ की? इन वीडियोस के मुतल्लिक वो जाके उसको बताती है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी जान छुड़ाओ, कहीं ये बाहर जाके किसी को दिखा ना दे, ये मुझे अक्सर औकात ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल नहीं खाली करता, ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाइयों को भेजूंगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मेरा तो कुछ नहीं रहना, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस चक्कर में अपनी एक सिंपैथी गेन करती है, और ये हर औरत का काम है। जहाँ पे मजबूर हुई, जहाँ पे बेसहारा हुई, फिर उसने सहारे के लिए ये नहीं देखना कि जिसका कंधा है वो हलाल है कि हराम है, गैर है कि अपना है।
अब क्या हुआ, इसने भी कंधा हासिल करने की कोशिश की और मज़ीद खौफजदा हो गई फ़ारूक से कि मैं अब जान छुड़ाऊँ किसी भी तरह। और जो सैफुल्ला है वो भी हीरो बनने के चक्कर में कि सबक सिखा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बताता हूँ इसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ आदमी भी बेवकूफ़ होते हैं, जज्बाती इस हद तक होते हैं, उनको नहीं पता कि मैं जो करने लगा हूँ ये मेरे गले पड़ना है। इश्क का जुनून सर चढ़ के बोलता है, भूत सवार। अब सैफुल्ला क्या करता है, सैफुल्ला इसको मर्डर कर देता है। मर्डर कैसे करता है, क्या प्लान बनाता है, उस दिन जब वो आता है अपने घर डाले के ऊपर, उसको अगवा कर लिया जाता है। 3 से 4 लोग आए घर के अंदर से, गैरेज से अगवा करके लेके गन गए। पॉइंट पर ले गए उसे। यस अली, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस्लामाबाद का ये केस है और इस्लामाबाद को कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव कहा जाता है। मैं कहती हूँ पुलिस की टोटली नेग्लिजेंसी। कैसे? जब कोई अगवा होता है ना, तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है SHO की पर्चा ना काटना पड़े, और यार लाबलो तुसी आप ही असी भी लाभ रहे हैं, करते 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 कई कई दिन डिले होता है, और मैंने आंखों से देखा ये सब कुछ। लेकिन इस केस में पर्चा हो गया। अच्छा, लेकर तो अगवा करने गए थे, मकसद था उन वीडियोस को, उन पिक्चर्स को डिलीट करवाना। कत्ल कैसे हो जाता है? जब इसको लेकर गए, तो लेकर जब जाते हैं ना अगवाकार, अपनी उसमें आ गए, गाड़ी में आ गए या किसी और चीज़ में आ गए, यानी हिरासत हो गई अगवाकारों की, तो बस दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़ होता है, तशद्दुद होता है, गालियाँ होती हैं। अब डेफिनेटली इसको लेकर इस हवस में भी गए थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी सेट है, इसकी ऐसी की तैसी, और ये गुस्सा भी था कि वीडियोस को डिलीट कराना है, और ये गुस्सा भी था कि मे बी इस मोबाइल से हम वीडियोस को डिलीट करवा दें, ऐसा ना हो कि कहीं और भी इसने कॉपी की हो। अब तो एक नॉर्मल सी बात है, डाटा कॉपी करके सेव कर लेते हैं ऐसे लोग। और इसने मज़ाहमत भी की होगी, मज़ाहमत करता रहा होगा, आगे से बोलता होगा, फिर इसको मार पड़ती होगी। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई लेकर जाए और फिर वो आपको बड़े प्यार मोहब्बत से गाड़ी में चाय पानी तो नहीं पूछेगा ना, ब्रेक लगा के किसी मार्ट पे तो नहीं उतरेगा। अब जब अगवा होता है तो उम्मीद ये होती है कि मुगवी को बाजियाब करवाना है। इस केस में मुगवी बाजियाब नहीं हुआ, बल्कि अगले ही दिन, शायद 24 घंटे पूरे हुए थे या नहीं, उसी टाइम एक इतला मिल गई कि फ़ारूक अफजल की जो लाश है, जो डेड बॉडी है, वो सवाबी के एक हॉस्पिटल में मौजूद है, रिसीव कर ली जाए, और पुलिस रब्ता करती। ये कॉल और ये खबर क़यामत बन के घर वालों पर टूटती है। डेफिनेटली उनका तो दुख यही कम नहीं है कि भाई घर नहीं आया, कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। अब ये हॉस्पिटल में तो नहीं कोई मार के गया और ना वहाँ पर फेंकी, लेकर तो करोला गाड़ी में 4 से 5 लोग गए थे। हुआ हॉस्पिटल कैसे पहुंची? यस, इसको रास्ते में खूब तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तशद्दुद कर करके ये अमर गया वो, या तशद्दुद करते करते एंड पे उसको मार दिया गया। किस तरह मार दिया गया, ये कॉज ऑफ डेथ बड़ा क्लियर होता है फोरेंसिक में। कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है पिम्स हॉस्पिटल, अब कुछ घंटे में या शायद जब तक हमारी ये शो लगे आ भी गई हो रिपोर्ट। लेकिन पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें सामने आ जाती हैं? क्या पता चल जाएगा कि गला दबा कर मारा, तशद्दुद से मारा, या सर पे कोई बट वगैरह मारती है? हम पाकिस्तान में रहते हैं और पोस्टमार्टम यहाँ पर कई कई घंटों के बाद होता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पोस्टमार्टम यहाँ पर बाज़ औक़ात 2-2 महीने बाद भी होता है, जब दोबारा से कब्र कुशाइयाँ करते हैं और मसले मसाइल होते हैं। पोस्टमार्टम कैसे होता है? कोई कंप्यूटराइज सिस्टम तो नहीं है, कोई फोरेंसिक वाला सिस्टम तो नहीं है। एक खड़ा होता है इंसान, अगर मैं कच्चे चट्टे खोलने पे आऊँ, क्योंकि मैंने विज़िट किया हुआ है मोर्चरी का, पोस्टमार्टम, ये सारे सिलसिले आंखों से देखे, जब सीखने का शौक़ बहुत ज़्यादा था कि आखिर है क्या, सीन क्या है। पोस्टमार्टम एक शख्स अपने हाथ से करता है, और पोस्टमार्टम करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो तुक्केबाजी पे तैयार की जाती है, राइट। ये नहीं है कि कंप्यूटर में रख दिया और रिपोर्ट आ गई डिजिटल, जी ओके डन, गलती की गुंजाइश ही नहीं है गुंजाइश। और ये बात कानून भी जानता है, ये बात अदालतें भी जानती हैं, और हमारे कानूनदान जो बहुत सीनियर लोग हैं वो सब जानते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा गया है ये कोई नहीं बताएगा, ना किसी वेबसाइट पर इसका जिक्र होगा, ना कोई सहाफ़ी इसमें सवाल उठाएगा, क्योंकि ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और वज़ीर-ए-आज़म इन्वॉल्व हैं और सारा जो सिलसिला है। लेकिन अब तक ये न्यूज़ कन्फर्म है कि उसको गोली नहीं मारी गई, क्योंकि कोई ऐसा ज़ख्म नहीं था वाज़िया तौर पे कि गोली लगी हो या सर फाड़ दिया हो, इस तरह की कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई। क्रिमिनल का दिमाग हम लोगों के दिमाग से 2 स्टेप आगे चलता है। वो जब किसी को कत्ल करता है ना, तो उसके लिए तैयारी पहले करता है, मौके पे नहीं ये सब कुछ होता है, जंग तो लड़ नहीं रहे। अब उसकी तैयारी में बाज़-औक़ात लोग जूस पिला देते हैं, नशावर चीज़ें मिला दी, कुछ ने रुमाल, एक बहुत ज़्यादा इन था पिछले साल, रुमाल सुंघा दिया, बंदा गायब, होश ही नहीं रहती। अब इसके साथ पहले क्या किया गया, और फिर उसके बाद इसका गला दबा कर मारा या इसका नाक दबाया गया, क्या किया गया जिससे इसका सांस बंद हुआ और ये मर गया। ये मर गया। अब मरे हुए को हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, मरे हुए को मोटरवे पर बाकायदा इन्होंने, जो मर्दान है, मोटरवे मर्दान है जो,
वहाँ पर इसकी लाश को फेंका, खुद जनाब रफू चक्कर भाग गए। और वहाँ से जो मुकामी लोग हैं वो हॉस्पिटल ले गए। मुकामी लोग जो हैं उन्होंने पुलिस को भी इतला दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, रिपोर्ट तैयार की और हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया। अमूमी तौर पे कोई भी लाश जब सड़क से, मोटरवे से, किसी फसल से, कहीं से मिलती है, कोई भी उसका मुद्दई नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, तो भी पुलिस पाबंद है उस लाश का पोस्टमार्टम कराना, ट्रेस करना और ये सब कुछ उनकी अच्छा, जिम्मेदारी जो है। रिपोर्ट आ रही है बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने इसको लेकर जाना था सवात और वहाँ पर इसको रखना था, इस पर तशद्दुद करना था और वो वीडियोज़ या तस्वीरें मुबैना तौर पर जो हैं वो डिलीट करवानी थी। अभी ये जो तस्वीरें या ब्लैकमेल वाली चीज़ है ना, मुझे इस पर भी डाउट होता है कि चक्कर कोई और ना हो, महानूर और सैफुल्लाह ने अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ये कहानी डाल दी कि ये ब्लैकमेल कर रहा था जिस वजह से इसका ये हाल कर दिया। इसका हल बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपको ऐसा लगता है कि भाई शायद ये झूठ है और ये इन्हें शेडी मुझे चीज़ शो लगती है। किया है। बड़ा आसान हल है, पुलिस अगर चाहे करना तो कर सकती है। अब उनके दिल की बात है, मूड की बात है। पुलिस के पास एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जिसमें जाकर आंखें खुल जाती हैं। मेरी तो खुली सीसीडी के आईटी डिपार्टमेंट पे। इंस्पेक्टर उसको मैनेज कर रहा होता है और एक अच्छा बड़ा हॉल टाइप का कमरा होता है। हर सिस्टम के ऊपर क्या क्या खाते खुले होते हैं गाड़ियों के, जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं। तो जब गाड़ी के खाते खुल सकते हैं तो फिर मेरे, आपके या मुलजिम के या कातिल के क्यों नहीं खुल सकते? सब हो सकता है अगर पेन ली जाए और दिल माने तो। अच्छा, इस केस के अंदर भी अगर इतना ही मसला था, कत्ल करवाने के लिए तैयार होगी महानूर मुबैना तौर पर, तो महानूर जो है वो FIA में, NCCIA में दरख्वास्त दे सकती थी कि इसे डर है या ये ब्लैकमेल हो रही है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, पुराने आशिक को नए आशिक से मरवा दिया। अली महानूर अगर इतनी कोई अच्छी लड़की होती, अब मैं चाहती हूँ माजरत तमाम लड़कियों से जो बज़ाहिर अच्छी हैं और अंदर से ये काम है जो महानूर के हैं, तो उनसे माजरत पहले, लेकिन बोलना मैंने फिर है। अगर इतनी अच्छी होती तो एट अ टाइम 2 आशिकों की क्या ज़रूरत थी? इतनी आग लगी हुई थी तो शादी कर लेती। ये शादी अगर की हुई थी, हमें नहीं पता इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो जब एक आदमी आपकी बरहना वीडियोज़ बनाता है मुबैना तौर पर, तो तब आपको तो चाहिए था कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरती। आपने कैसे बनवा ली? अच्छा जी, बनवा ली आपने एक आशिक से। अब आपको शर्म आती है कि मैं इसके सामने तो बुरी हूँ, खूब आशिकी माशूकी लड़ाई है मैंने, अब किसी और को पता ना चल जाए इस बात का। ठीक है, आपने कह लिया या आपने ज़हन बना रखा था जी मेरा शौहर होगा या है, जो भी है। फिर दूसरा कैसे आया ज़िंदगी में? मैंने तो ये सुना कि एट अ टाइम ये दोनों थे, अब कभी वो ज़्यादा और कभी ये ज़्यादा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो महानूर अगर इज़्ज़तदार औरत होती ना तो उसको फिर डर भी होता। अब वो इज़्ज़तदार थी नहीं तो एट अ टाइम 2 आदमी थे। अब एट अ टाइम 2 आदमी थे तो एक से दूसरे को मरवाना ही बनता है ना, ऐसी औरतों का। पुलिस ने इस टाइम पर महानूर और उसका जो साथी है, जो इस केस में मर्जी मुलजिम है, DSP का बेटा सैफुल्लाह, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सवात से दोनों गिरफ्तार हुए हैं और इस्लामाबाद ले आए हैं। महानूर भी बिल्कुल गिरफ्तार है और सैफुल्लाह भी गिरफ्तार है। मैंने ऐसे बेशुमार केसेस को, जब एक्यूज्ड अलाउ हुआ करते थे प्रोग्राम के लिए, हम इंटरव्यू करते थे ना, तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मुल्जिमान अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो 1 बाय 1 अलग अलग किया जाए, ख़ुसूसी इस टाइप के केस में जिसमें औरत इन्वॉल्व होती। क्यों? जब इनको लाते थे ना हथकड़ी लगा के हवालात से बाहर, ये एक दूसरे के साथ आंखों में बातें कर रहे होते थे। मैंने अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से देखा है। कि ये नहीं कहना, ये नहीं बोल देना। यस। अब बाज़ ये तो मौके की तलाश में ना किसी तरीके से फेस टू फेस तो हो। अब बाज़ औक़ात कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि वो मोहब्बत भरी आंखें, वो 10 साल का इश्क, वो बचपने में शुरू हुआ, जवानी पे एंड हुआ, कत्ल पे ख़त्म हुआ, वो मोहब्बत भरी आंखें नफ़रत भरी आंखें होती थी। ये आ रही है औरत, साथ खातून लेडी पुलिस ऑफिसर है, ये आ रहा है दूसरी तरफ से मुलजिम, राइट? एक दूसरे को इस तरह देखते थे कि जैसे अभी ये इसको खा लेगी और ये इसको खा लेगा। जब हम इंटरव्यूज़ किया करते थे, अब इस केस में पता नहीं मोहब्बत जुनून चढ़ के अभी भी बोल रही है या कि वो उसको बुरी लग रही है, वो उसको बुरा लग रहा है। आप मुझे ऐसी मोहब्बत के बारे में बयान दीजिए अली, आप मैच्योर हैं, समझदार हैं। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें इस शख्स का क्या पैमाना होगा गैरत का, जिसको ये पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का या मेरी महबूबा का, चलो मेरी महबूबा का पहला आशिक ये उसको ना मारता कि पहले इसको पकड़ लेता, आजा भाई इधर जवाब दे मुझे। मोहब्बत पे कोई पाबंदी नहीं है, दिल आपका कहीं भी आ सकता है। बेशर्मी पे पाबंदी है, बेहयाई पे पाबंदी है, एट अ टाइम 2 आदमी रखने पे भी है। इस केस में तो हमने डिस्कस कर लिया कि 2 हैं, आपको और मुझे क्या पता है कि 4, 5 हैं या 6 हैं या ये कितनवे हैं। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, वो बहाना क्या लगाती हैं? वो मान जाती हैं, एतराफ़ी जुर्म कर लेती हैं मौके पर जब आप बात करती हैं। साहब जी मैं बड़ी मजबूर सी, साहब जी मेरी वीडियोज़ दा गल्लां करता सी, साहब जी मेरे भरा ने मैनू मार देना सी। मैंने तो आंखों से देखा और कानों से सुना। ड्रामेबाजी इनकी। और फिर इनको रोते रोते ना चक्कर भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात।
एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, मांगा पुलिस स्टेशन की बात है 2022 की, रात 12 बजे बहुत खबर एक वायरल थी, खातून को पकड़ लिया। मैंने पैंट कोट पहना हुआ था, मैं जाके बैठी हूँ, खातून मुलजिमा गिरफ्तार है, पास पुलिस ऑफिसर भी हैं लेडी। क्या हुआ? बाजी शुक्र है तू आ गई, मैंने बचा ला। ले बाजी बंदा पूछे कातिल बचाती है। अच्छा मसला क्या था? मैं सवाल करूँ उसको चक्कर आए वो गिर जाए, मैं सवाल करूँ उसको चक्कर आए, अच्छा सवाल ख़त्म हो जाए तो वो ठीक हो जाए। मैं कहूँ ये बड़ी अच्छी टाइमिंग जिसकी सेटल है। फिर पुलिस वाली ने अपनी ज़ुबान में उससे बात की और फिर उसने फर सारा मसला बताया। तो औरतों को चक्कर भी हैं उसी टाइम आते हैं। कुछ औरतें आपको पता है सर बांध के लेट जाती हैं, घर जाओ पता लगता है जी शौहर के सामने सर बांध किया हुआ, बड़ी बीमार। वो बीमार तो नहीं होती ना। औरतों की अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी हरकतें हैं, लेकिन ऐसी औरतें जो नाजायज़ काम करें, जो गलत करें, उनका एंड हमेशा गलत होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसी औरत इज़्ज़तदार अंदाज में रहे या इज़्ज़तदार अंदाज में इस दुनिया से जाए। अच्छा, अभी तो हमारे पास जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसकी डिटेल्स आई हैं कि ये जो ब्लैकमेलिंग और ये जो मुबैना तस्वीर या वीडियोस हैं ये वाला मामला है, लेकिन मुझे अभी भी शक पड़ता है क्या? कि ये सिर्फ कहानी है, असल कोई और चीज़ होगी। किसी और वजह से इन्होंने अगवा किया, अगवा करके मुबैना तौर पे तशद्दुद किया या जो कुछ किया और उसकी मौत हो गई। वीगो डाला रखने वाला गर्लफ्रेंड को खिलाता भी खूब है, याद रखिएगा। और खिलाने का भी एक टाइम होता है, 6 महीने। जब दिल भर जाता है तो वो पैसे भी टाइट हो जाते हैं, जेब को तंग कर लिया जाता है। औरत को आदत पड़ी होती है खाने की, वो कहती है ऐसी की तैसी, मुझे नहीं देता, मेरा हक है। वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझती है। अब वो खिला रहा था मोहब्बत में, जुनून में, अब जुनून हो गया ख़त्म, तो वो क्यों देगा भैया आपको? फिर उसको मारने के लिए पीछे तक जाते हैं। ऐसी कैटेगरी भी है। मे बी इसमें भी कुछ ऐसा हो, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना कबल अज़ वक्त होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं इसका जवाब एंड पे दूंगी कि वज़ीर आज़म ने लिया एक्शन और गिरफ्तारी होगी 24 घंटों में। बहुत कम ऐसा होता है कि वज़ीर आज़म तक बात जाए। हम सुनते हैं सीएम ने एक्शन लिया, हम सुनते हैं सीसीडी को पता लगा वो पीछे चढ़ी हुई है, हम सुनते हैं आईजी साहब ने एक्शन लिया, हम कहते हैं हिना परवेज़ भट्ट चले गई हैं, फ़ौरन से एक्शन लिया जाएगा। यही नाम सुने ना, वज़ीर आज़म का एक्शन मैंने अपने पूरे टेन्योर में कोई 2 से 3 मरतबा सुना, सालों का टेन्योर है। जिस केस में वज़ीर आज़म एक्शन ले तो अल्लाह के बंदो उस केस को टेस्ट केस के तौर पे हैंडल करें। अब ठीक 1 से 1.5 माह के बाद चेक कर लेना आप, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात ये कह रही हूँ कि महानूर अंदर है कि बाहर है, ये आपने चेक करना है। क्योंकि ख़वातीन ठीक 2 माह, 2.5 माह, 1 माह इस दौरान आ जाती हैं बाहर। क्यों? नरम गोशा, शवाहिद नहीं मिले, चलान कमज़ोर, बड़ा कुछ। ये तो बहुत छोटी सी बात है, कलम चलनी है, उस कलम के पैसे हैं। और इस केस में तो डीएसपी का बेटा है, डीएसपी का बेटा है। डीएसपी के बेटे को क्या सजा मिलती है? अंदर के खाते में पेटी भाई तो है ना, हम तो नहीं कह सकते कि पेटी भाई नहीं, पेटी भाई तो है। अब जो तफ्तीश कर रहा है वो भी और वालिद भी अप्रोच तो करेंगे ना। और फिर वज़ीर आज़म ने लिया हुआ एक्शन, मुलजिम 2 पकड़ लिए, ओके डन, शुक्र है पकड़ लिए, वो भी इसलिए कि एक्शन हो गया। देखना ये है कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, कत्ल के बदले कत्ल होता है, या फिर दोनों बाहर फिर रहे होते हैं। क्योंकि कत्ल हुआ है फ़र्रुख अफजल डाले वाला, कोई गली का लल्लू पंजू नहीं। तमीना साहिबा, अगले केस की बात करते हैं। इस केस को मैं पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ। लिया सेक्स स्कैंडल के नाम से काफ़ी स्टोरीज़ मैंने इस पर देखी हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि लिया में एक ई-कॉमर्स की एकेडमी खोली जाती है। अब उस एकेडमी में जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं, जो कुछ कोर्सेज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के या ऑनलाइन कैसे पैसे कमाए जाएँ, अब उन बच्चियों को जूस पिलाया जाता है, उसके अंदर बेहोशी की दवाई होती है। जब बच्ची बेहोश हो जाती है तो उससे मुबैना तौर पर ज़्यादती की जाती है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। डिटेल आपके पास है, माजी में भी आपने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे होंगे। इस केस में आखिर क्या चीज़ें सामने आई हैं? कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कौन कौन सामने आया? अली, हम जिस माशरे में रहते हैं इसके हर शहर को अगर आप एक सर्वे के तौर पर काम करना शुरू करें, चूँकि हम रियासती लेवल पर तो काम नहीं कर रहे, ये काम है रियासत का, चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारों का। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मदरसे में लड़कियाँ नाच रही हैं माजरत के साथ, स्कूलों में रात के टाइम मुजरा होता है और वो गवर्नमेंट स्कूल है, हमने रिपोर्ट किया। अब आपने जो सवाल किया ना वो रिलेटेड है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स आईटी का दौर, साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम सिखाना, फ़ौरन बच्चे महीने 2 महीने में शॉर्ट कोर्स करते हैं, ऑनलाइन डॉलर्स कैसे कमानी है। यस, यानी ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि अब वैसे भी मैट्रिक एग्जाम्स हुए हैं, आपको पता है, तो 2.5 माह में बहुत ढेर ई कॉमर्स की अकेडमीज़ भी खुलेंगी, फीसेस भी ठीक ठाक होंगी, माहौल भी ठीक ठाक होगा, धड़ाधड़ पेरेंट्स उनको एडमिट भी कराएंगे। बिल्कुल, बैनर्स मैंने लगे देखे हैं कि डॉलर कमाना सीखें घर बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से एक ई कॉमर्स कॉलेज बनाया गया कुछ लोगों ने मिलकर, और वो लोग क्या थे, आपस में दोस्त।
अब उसमें बिजनेसमैन भी है, शोरूम भी हैं उनके। शोरूम भी है। ई कॉमर्स कॉलेज बनाने से उन्होंने क्या हासिल करना था? जिनके पास ऑलरेडी गाड़ियों के शोरूम हैं और जो ऑलरेडी सूद पर पैसा देते लेते हैं। सूद पर पैसा देने और लेने वाले को कहते हैं अल्लाह ताला से जंग। अब इस जंग में क्या होता है? तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह से बैर, आमने सामने खड़े हो गए। सूद वाले का ये हाल होता है। अब मुझे बताइए कि ई कॉमर्स से कौन से पैसे कमाने थे भाई इन्होंने बच्चों के दाखिले के बाद? ई कॉमर्स तो वैसे ही एक झांसा था, काम तो कुछ और चल रहा था। एक्चुअली शेख आहद नामी एक शख्स और इसके साथ बाकी 2-4 और लोग, इन्होंने ये बनाया कि यहाँ पर लड़कियाँ आएंगी, लड़कियों को सेटअप अच्छा बना कर दिया कि बच्चियाँ देखेंगी तो अट्रैक्ट होंगी। हमेशा जाल में फंसता कौन है? मासूम, सीधा और साफ दिल वाला, मेहनती गरीब घर की, गरीब घर का, जिनको है कि वो मेहनत करेंगी, कुछ कमा लेंगी, 4 पैसे कमा लेंगी। और जो बैठा होता है ना बिजनेसमैन या सेठ, उसकी आंखें 2 नहीं होती हैं, उसकी आंखें 4 होती हैं। वो ये जगह भी देख रहा होता है कि पीछे से कितने की जोगी है, कितना खाद डालना है। अब इसी तरह ये ई कॉमर्स कॉलेज और यहाँ पर एडमिशन्स, अब होता क्या था, ये लोग एडमिशन करते थे, फिर काम शाम सिखाया, 1-2 दिन चेक किया किसके साथ आती है, किसके साथ जाती है, एवं यहाँ तक बातें नहीं आती, सारी रखियाँ की होती हैं इन्होंने। अब जनाब इसमें क्या होता है, लड़कियों को पिलाते हैं जूस। इनको जूस पिलाया, जूस में ऑलरेडी नशे वाली दवाई, टैबलेट्स, चीज़ें मिक्स की हुई। लड़की नीम बेहोश हो गई। अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी है, कोई फ़ौरन होती है, कोई नहीं भी होती। हमारे केस में जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें वो लड़की जिसके साथ ये सारा मसला हुआ, नाम उसका हम नहीं लेंगे, ताल्लुक़ उसका लिया से है, और उसको भी जूस ही पिलाया गया। वो नीम बेहोश अभी हो रही थी कि ज़बरदस्ती उसके साथ अटेम्प्ट कर दी, ज्यादती की कोशिश की गई, बिल्कुल, लेकिन नाकाम हुई। वो वहाँ से फरार हो गई, उसने FIR कटवा दी। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। हो किसी का ई कॉमर्स कॉलेज, स्टाफ उनका हो, जगह उनकी हो और लड़की निकल आए, इज़ दिस पॉसिबल? या बाज़ुकात करिश्मे भी हो जाते हैं, हम ये भी कहेंगे। अच्छा, कहते हैं कि माजी में कई ऐसी लड़कियां थी जिनकी इन्होंने मुबैना वीडियोस बनाई, मुबैना तौर पे उनके साथ ज़्यादती करते थे, वीडियोस बनाते थे और बाद में ब्लैकमेल करते थे। ऐसे कोई गंदे किस्म के लोग थे। ये ब्लैकमेल करके सिर्फ ये नहीं कहते थे कि अब इसको कंटिन्यू करो। यही होता है ना नॉर्मली तौर पे, आदमी कहता है कि मैं किसी को बता दूंगा, नहीं तो मेरी बात मानो। ये नहीं कहते थे, ये कहते थे इसको कंटिन्यू भी करना है, तुमने हमें पैसा भी देना है और फिर तुमने और लड़कियां भी ला के देनी है। अब कहाँ से कोई लड़की ला के लड़कियाँ दे? इसको जब इन्होंने ब्लैकमेल किया तो ये कोई पहला दिन नहीं था जब ये सब कुछ हो गया, एक अरसे तक ब्लैकमेल हुई है। और ये लड़की खाती पीते घराने की थी, ये पैसे भी देती रही ब्लैकमेल होकर। मैं आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जो इसने पैसे दिए इस ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में, वो थे 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए बैंक में ट्रांजैक्शन के थ्रू दिए, और वो दिए फरहान खरल नामी शख्स के अकाउंट में गए। अकाउंट इनका कोई दोस्त वगैरह खरल है तो फिर डेफिनेटली होगा। अब दूसरी ट्रांजैक्शन इसने 2.5 लाख रुपए की, कैसे? जेवरात बेच के, और वो भी बैंक अकाउंट में ही भेजी गई। तीसरी ट्रांजैक्शन जो है वो जनाब 6 लाख, कितने हो गए? 2.5, 6 और 1, 9.5। आम लड़की नहीं दे सकती। उसने ये पैसे दिए इसको, और पैसे लेने के बाद ये क्या कहते थे? और लड़कियां लेकर आओ। और वहाँ से ये तंग हुई और इसने FIR कटवा दी। अब मजीद पैसों का मुतालबा भी होगा। ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा भी होता है कि पैसे लिए जा रहे हैं, बस ये कमेटी डल गई है, हर 3 महीने बाद प्रेशर डाल दिया, पैसे ले लिए, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पैसे भी लूट रहे हैं और कह भी रहे हैं कि किसी और को भी लेकर आओ। पर्चा कटवाने के बाद वो पर्चा जो कटा उसमें मुल्जिमान नामजद थे, नाम लिखे गए थे। मुदस्सिर था, शेख हारून था, शेख आहद था, ये लोग नामजद थे। मैं इस बात को नहीं मानती कि किसी पर पर्चा कटे और वो पर्चा कटने के बाद अरेस्ट हुए बगैर प्री अरेस्ट बेल ले लेता है। प्री अरेस्ट बेल हमेशा वो बंदा लेता है जो असर रसूख वाला होता है, जिसको थाने के अंदर से ही कॉल पर बता दिया जाता है पर्चा कट रहे ने साहब जी, सवेरे जाके अपनी ज़मानत करा लो। ये सब कुछ होता है इस माशरे में, फिर ही प्री अरेस्ट बेल लेते ना। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, आप पर पर्चा हो गया है, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। मेरे मुंह में खाक। आपको खबर आ जाएगी कि आपके खिलाफ पर्चा हुआ है इतनी लैक्स थानों में? फैसल साहब बता देंगे? नहीं, कोई नहीं बताएगा ना, बताएगा कोई, कभी नहीं बताएंगे। आपको सुबह आके पकड़ लेंगे, सुबह क्या आधी रात को आ जाएंगे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। पता उसको लगता है जिसका वो पता होता है, थाने से 2 बंदे मेरे ने और थाने के बंदे ने, राइट। प्री अरेस्ट बेल ले ली, प्री अरेस्ट बेल लेके बल्ले बल्ले करके शामिल तफ्तीश होता है मुलजिम। क्यों? उसको पता है मुझे पकड़ ही नहीं सकते, कानून जानता है। अब शामिल तफ्तीश जब हुआ तो ये तफ्तीश 9 घंटे जारी रही, और CCD के पास, जिसका नाम सुन के मुझे, आपको और सभी को डर लगता है, क्योंकि एक ऐसा इदारा है जो स्ट्रिक्टली काम करता है, झटपट।
अच्छा, जब तफ्तीश जारी रही और इनसे पूछा गया कि क्या सिलसिला, किस तरह से सिलसिला, मोबाइल दे दो, मोबाइल गुम हो गया हमारे, पुलिस मोबाइल नहीं ले सकी। कौन? सीसीडी। बहुत बड़ी बातें हैं इस केस में। कहते हैं कि इन्होंने क्योंकि प्री अरेस्ट बेल इंटरिम करवाई हुई थी तो सीसीडी ने प्यार से ही पूछा है, ठीक है, अपने रिवायती अंदाज में नहीं पूछा। जब शामिल तफ्तीश होकर वापस आए ना 9 घंटे बाद, फरार। अच्छा, इसमें एक जो मुलजिम है मुदस्सिर, वो गिरफ्तार हो गया हुआ है, वो पुलिस की हिरासत में इस टाइम। मुदस्सिर गिरफ्तार है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि विक्टिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, सामने नहीं आता, और ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि पुलिस कह के थक जाती है कि सामने आ जाए, मुद्दई ज़्यादा हो, विक्टिम ज़्यादा हो, ताकि केस स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन इस तरह के केसेस पे कोई सामने नहीं आता। आपने ठीक इज्जत कहा। का मामला है इसमें कराची का आपको याद है, हमने केस किया और वो भी जूस वाला बेशुमार जो था, जिसके फ़ोन में कहते हैं हज़ारों वीडियोस थी और छोटे बच्चों की थी। अल्लाह आपका भला करे। पेरेंट्स अपनी बदनामी की वजह से आगे नहीं आते, लेकिन अब दौर इतना जदीद हो चुका है कि पुलिस बड़ी कोऑपरेटिव है। पुलिस ये कहती है कि आपका नाम आगे नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाएं, आप कंप्लेन तो लिखाएं, लेकिन चूंकि एतबार है नहीं तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करना। इस दौर में, इस सिचुएशन में इज्जत बेइज्जती सबकी होती है, फिर भी कुछ ऐसे दिलेर पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं भी हम आगे होंगे। ऐसे लोगों की वजह से फिर ऐसे केसेस पर काम होता है, ब्रेक होती है खबर, में और आप डिस्कस करते हैं। लेकिन इस केस में वंस अगेन अभी तक मुदस्सिर ने कोई मजीद खबर नहीं दी। जब एक मुलजिम किसी भी केस का गिरफ्तार होता है तो फिर उसके साथ मोहब्बत इतनी होती है थाने में कि वो बाकियों का नाम भी बताता है, ठिकाने भी बताता है, नंबर भी बताता है, सोर्सेज भी बताता है, और फिर बाकियों को भी पुलिस रेड करती है, ऐसे ऐसे पकड़ के ले आती है। लेकिन इस केस के अंदर जो शेख खारून है, शेख आहद हैं, वो मफरूर हैं जिन्होंने जमानत करवाई थी। अच्छा, इनकी वीडियोस भी यही हैं टिकटॉक पे कि हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हमारा कसूर कोई नहीं है। किसी आम बंदे पे पर्चा हो ना तो वो सोता नहीं है घर, वो क्या कहता है नहीं रात को आके ले जाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे ये करेंगे। एक बंदा पर्चा करा के, बेल करा के वीडियो बनाता है बल्ले बल्ले यूं करके टिकटॉक पे, तो इसको पटा टाइट नहीं डाला गया। पटा टाइट डलने की ज़रूरत है, पटा टाइट डलेगा, फिर अली और तहमीना बैठ के बात करेंगे कहाँ से गिरफ्तार हुए। तहमीना साहिबा, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में आजकल हो क्या रहा है। कभी हम देखते हैं कि जो माँ है वो अपने बच्चों को ज़िबा कर देती है, फिर देखते हैं कि शोहर जो है अपने हमसाए से, एक जवारिये से अपनी बीवी और बेटी जो है उसका कत्ल करवा देता है। अब एक नई स्टोरी सामने आती है जिसके अंदर लाहौर ग्रीन टाउन के इलाके में एक जेठ ने अपनी भाभी को मार दिया। कहानी क्या है, क्या कसूर था, मतलब भाभी ने ऐसा क्या किया था जो जेठ ने मार दिया? मुकद्दस नाम की खातून है जिस पर आप सवाल कर रहे हैं, लाहौर का ये केस है, थाना लगता है इनको ग्रीन टाउन। मुकद्दस जो है वो कत्ल हुई है इस केस में। वो बहुत लाइवली लड़की थी, जिंदगी को जीना चाहती थी और खूबसूरत भी थी, अल्लाह ने हुस्न भी खूब दे रखा था। अब ग्रीन टाउन के इलाका में एक घर था फैज का, और बिल्कुल साथ वाला जो दरवाज़ा था, यानी बीच में सिर्फ एक दीवार है, वो घर था मुकद्दस का। मुकद्दस जो है वो और उसकी फैमिली किराए पे रहते थे, ये इनका अपना नहीं था। और फैज़ जो है वो पैसों में ज़रा तगड़े थे और उनका अपना घर था। काफ़ी अरसे से इनकी आपस में पसंद नापसंद चल रही थी, और कुछ अरसे के बाद लड़की भी पसंद करने लगी, यानी मुकद्दस फैज़ को। अब मुलाकातें होती थीं, खाने शाने भी खाते थे, और फिर बड़े अच्छे अंदाज में दोनों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि अब हमें शादी करनी चाहिए। और लव मैरिज हो जाती है। यस, दोनों की फैमिलीज़ जो हैं वो एग्री हो जाती हैं, शादी हो जाती है, और शादी के बाद बाकायदा एक अच्छे अंदाज में, जैसे न्यूली मैरिड कपल ज़िंदगी का आगाज़ करता है, ये दोनों भी करते हैं। और फिर सालों गुजर जाते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं बनता दोनों का आपस में। होता क्या है, जो फैज़ है वो 7 बहन भाई हैं, जिनमें से 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। चारों बहनें मैरिड अपने अपने घरों में। 3 भाई पीछे हो गए, 2 भाई मैरिड हैं और तीसरा ये फैज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक शहबाज नाम का कैरेक्टर जो कि फैज़ का सगा भाई है, हमारे इस बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, जेठ कह लेते हैं। अल्लाह जाने इस लड़के को किसकी बद्दुआ लगी है, क्या इसने हरकत की है जो इसके आगे आई। ये क्या करने लगा, या इसके नशे पे लग गया, शराबें, आइस, गलत सोहबत में बैठने लगा। अब करते कराते गलत काम से इंसान तब रुकता है जब अल्लाह उसको हदायत देता है, या वो तलबगार होता है हदायत का। बड़े बड़े बिगड़े तिगड़े ठीक हो जाते हैं जब उनकी बेटियां पैदा होती हैं, शादियां होती हैं। ये ठीक होना नहीं चाहता था, इसको लगता था कि आइस और नशा ठीक है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। यहाँ से नशा किया, घर आए बीवी की माँ बहन एक, हफ्ते में कभी 1 दफ़ा और कभी 2 दफ़ा। अब हालात ये थे कि अब डेली बीवी की पिटाई होती थी, मुहल्ला छुड़वाता था, और ये जनाब पिटाई लगा के भड़ास निकाल के नशे की फिर सो जाते थे।
एक दिन बीवी तंग पड़ गई, उसने कहा भाई बस मैं नहीं अब रह सकती मजीद, उठी और चले गई मायके मौका पाते सार। शहबाज ऑलरेडी किराए के मकान में था। मालिक मकान ने कहा ये तो आइस पीता है, नशा करता है, बीवी इसकी छोड़ गई है, कल को यहाँ बैठ के पी ले या आदमी बुला ले, कोई कत्ल हो जाए, कौन जवाब देगा। उसने कहा चल भाई मकान खाली कर। मकान खाली करना पड़ा, ना बीवी रही, ना मकान रहा, ना आबादी रही। आबाद होता है ना, शौहर होता है जो मियाँ बीवी का घराना होता है, उसे कहते हैं आबाद है, ये उजड़ गया, बेघर हो गया। अब क्या करता है, एक बहन के घर मुझे तू रख लेना, मेरी बीवी चली गई है, मेरे पास मकान भी नहीं है, मैं कैसे रहूं, क्या करूं, कौन खाना दे। बहन दोनों हाथ जोड़ के कहती है मैनू बख्श दे। नशई को कौन रखे? चारों बहनों ने माफ़ी मांगी और कहा हमने नहीं रखना, हमें आबाद होने दे अपने शौहरों के साथ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आखिरी रास्ता था फैज़ के घर का। फैज़ की हैप्पी मैरिड लाइफ बेहतरीन चल रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बीवी से। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो नेकी आगे आ जाती है। और बहुत से केसेस में हमने ऐसा डिस्कस भी किया, ये भी केस सेम एज इट इज़ है। भाई को कहता है यार तू तो देख भाई भाई की बाजू होता है, तेनू पता है ना भरा भरावां दी बावां होंदे ने। हाँ जी हाँ, मैनू अपने घर रख लै, मैनू भैणा ने जवाब देता है, मकारी करता है उसके साथ खूब रो रो के। अब वो इसकी बातों में आता है, कहता है मेरा भाई है तू, ये तेरा घर है, तू रह, लेकिन एक शर्त है, आइस छोड़ दे, यहाँ पे रह के नशा नहीं करेगा तू। कहता ठीक है छोड़ दे। तूने कहा मैंने छोड़ दी, ओके। अब रहने लग गया। अब क्या होता था, बाहर जाता, खामोशी से पी पिला के घर आ जाता, पकड़ा ही नहीं दी काफ़ी अरसे तक। लेकिन बाहर से एक दिन पता चल ही गया फैज़ को, और फैज़ ने पूछा, मुकर गया, कुरान कलमे कसमें ये सब कुछ। नशे की ज़ुबान पे कौन एतबार करे। अब होता क्या है, होता ये है कि ये अब रोज़ यही हरकतें करता है, लेकिन कंट्रोल में करता है, घर नहीं करता। बीवी मना करती है फैज़ को कि ये मुझे लगता है इस तरह करते हैं शहबाज भाई, और मुझे शक है, अजीब हरकतें हैं इनकी। लेकिन इस बात को फैज़ सुनता ज़रूर और कहता है मैं मनाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ छूट जाए। और क्या करता वो, लिहाज करता भाई का। अब वो जानता था, इग्नोर भी करता था, समझाता भी था कि ठीक हो जा ठीक हो जा, वो ठीक नहीं होता था। शहबाज ने किया खूब धड़ल्ले से नशा। फैज़ अपने काम पर है, शहबाज घर आ गया है, भाभी किचन में खाना बना रही है। शैतान आया, सीधा किचन में गया भाभी के पास, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा है, खींचता घसीटता कमरे में ले गया है। आइस के नशे में, आइस का नशा, शराब, पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ, टुन हुआ हुआ फुल। कमरे में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हवस बुझाने की। उसने मज़ाहमत की, उसने चीखो पुकार की, उसने धक्के धुक्के दिए जितने उसकी सेहत उसको इजाज़त देती थी। ये आदमी था, इसने भी आगे से दिए गालम गलोच। दोनों बच्चे, फैज़ के और मुकद्दस के 2 बच्चे थे, बेटा बेटी। 5 साल सिर्फ इनकी शादी को हुए थे अभी। अब वो 5 साल शादी के हुए, तो इस हिसाब से हम लगाएं तो कोई एक 4 साल का होगा, एक 3 साल का होगा, छोटे छोटे। वो बैठे हुए हैं, उनकी माँ को मार रहा है, वो चीखे मारे हाय हाय, जितने बच्चे कर सकते हैं रो रहे हैं। किचन में गया है, छुरी उठाई, ला के उसको ज़िबा कर दिया। ये वो खबर है कि जेठ ने अपनी भाभी को ज़िबा कर डाला। अब जाहिर है ये सब कुछ किया, बाहर निकला, जाते हुए घर के अंदर से ताला उठाया, मेन गेट को बाहर से ताला लगाया, फरार। बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बच्चों ने क्या करना था, और यही कुछ ही करना था। और फैज़ काम पर गया, फैज़ बेचारा काम पर गया, उसे क्या खबर के पीछे से क्या हो गया, वो तो नेकी कर रहा था, पनाह दी उसने अपने घर में। फैज़ आया काम से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद, आकर उसने देखा है दरवाजे पे ताला, ऐसा तो मेरे घर कभी नहीं हुआ, या कहीं जाए तो बता के जाती। जनाब ताला आवाज़ें दे रहा है, मशकूक सा माहौल लगा। क्यों? लाइट्स ऑन, बाहर ताला और बच्चों के रोने की आवाज़ें। बच्चों को आवाज़ें दे रहा है, पर बच्चों को क्या पता कि बाप क्यों आवाज़ दे रहा है, या जाना है, बात सुननी है, कुछ बताना है। छोटे बच्चे हैं। 7 वालों से ली हैमर, हथौड़ी, ज़रबे लगा लगा के ताला तोड़ा, और अंदर गया तो मंजर ही और था। वो प्यारी बेगम जो वापसी पर पानी और खाना लेके खड़ी होती थी, वो लत पत उसकी लाश पड़ी हुई, शोर शराबा, चीखो पुकार, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 15 पर कॉल की गई, थाना ग्रीन टाउन की हदूद का ये वकूआ है, तो वहाँ से नफरी आ गई। मामलात हालात वाक़यात देखे गए, मालूमात ली गई, लाश को उठाया, अपनी तहवील में लिया, पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल शिफ्ट कर दिया पुलिस ने। उसके बाद जनाब एक FIR दर्ज कर ली गई थाना ग्रीन टाउन में, जिसके मुद्दई बने लड़की के वालिद साहब। शौहर नहीं बना, लड़की के वालिद साहब बने, यानी मुकद्दस के वालिद साहब। और ये इस केस में सबसे अच्छी बात है कि जो मुकद्दस के वालिद हैं वो मुद्दई बने हैं, फैज़ नहीं बना। अगर भाई बनता तो सगे भाई पर रहम कर सकता था, कल को माफ़ी दे सकता था, कोई राजीनामा हो सकता था। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आपने बात की, वो मिसाल हैं, और होता भी ऐसा है। 2.5 से 3 माह के बाद दियत देते हैं, राजीनामा होता है, टेबल टॉक हुई और ख़त्म किस्सा।
अब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो वो नशई है, उसको पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन पुलिस ने काम किया तो आई सैल्यूट के ग्रीन टाउन थाने ने बहुत अच्छा काम किया। मुलजिम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके मुलजिम से जब तफ्तीश की तो ऐसा कोई डैश 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 आदमी है ना कि इसने तफ्तीश के दौरान क्या कुछ बकना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पीता था, आइस नशे करता था तो बकेगा ही ना। पुलिस को कहता है मेरी भाभी बड़ी बदकिरदार औरत थी। सुने ज़रा, मुझे तो खबर सुन के बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने जब तस्दीक की तो मैंने कहा तौबा तौबा तौबा, मेरी भाभी एक बदकिरदार औरत थी। मेरी भाभी रोज़ एक नए मर्द को घर घुसाती थी। मैं अपनी भाभी को मना करता रहा, मेरी भाभी मना नहीं होती थी। वो कहती थी मुझे आदत है डिफरेंट लोगों की। मैंने अपने भाई को भी बताया तो मेरे भाई ने कहा अपने काम से काम रखो, तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाओ। मेरी गैरत जागती थी, रोज़ लड़ता था, रातों को नींद नहीं आती थी कि हमारी इज्जत नीलाम हो रही है, इसलिए मैंने गैरत में आके अपनी भाभी को एक दिन मार डाला। बताएं साहब जी मैंने क्या गलती की? इस ड्रामेबाज बंदे को ना, इस नशई को सीसीडी के हवाले कर देना चाहिए। बताइए, सीसीडी बताएगा गलती क्या है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इसकी बहनें भी तो हैं ना मुकद्दस की, अब इनकी बाकी बहनें भी तो हैं ना। मैंने आपको बताया कि ये 7 बहन भाई थे और 4 बहनें हैं। करनी खुदा की देखें, चारों बहनें जो कि मरने वाली की नंद लगी, शादीशुदा अपने घरों वाली, जिन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी कि हमने नहीं रखना भाई तुझे, तू नशई आदमी है। चारों ने मीडिया टॉक की है, चारों ने स्टेटमेंट दी है। क्या अल्लाह हमारी भाभी जैसी भाभी सबको दे। हमारी भाभी एक नेक और एक अच्छी औरत थी। हमारी भाभी को बेगुनाह को मारा गया है, इसको फांसी होनी चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसने छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों के सामने उसकी माँ का गला काटा है और उसको ज़िबा करके मार डाला। इसने 2 बच्चों को भी मस्कीन किया, माँ जो चले गई उनकी। इसने बसे हुए उस भाई का घर उजाड़ा है जिसने इसको पनाह दी थी। एक बंदे के खिलाफ थाना, भाभी, नंदें, उसकी सगी बहनें स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो वो कितना बदकिरदार और गंदा आदमी होगा। इवन के हमारे देखने वाले हैं वो भी उसके अगेंस्ट ही होंगे जो काम किया। डेफिनेटली। और फिर उसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई, फिर बहनों ने स्टेटमेंट दी, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में, वैसे तो मेरी ये रूटीन है, हर केस के एंड पर मैं ये मैसेज ज़रूर देती हूँ। ऐसा ना होता तो शायद आज मैं ये व्लॉग ना कर रही होती। क्यों? हम कैसे ये उम्मीद करते हैं कि सगा भाई है और सगा भाई मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। अब वो दौर नहीं है, क्योंकि सगे भाई का दिल भी है, सगे भाई को लत भी लगी हुई है नशे की। सगा भाई बाहर से चोरी छुपे ख़रीद कर कहीं ना कहीं बैठ के पी के आता है और उस सगे भाई को बेवकूफ़ बनाता है जिसके घर बैठा हुआ है। इस पूरे केस में जो बुराई की जड़ है ना, वो नशा है, वो आइस है। नशा है, ना नशा करता, ना इस तरह का काम करता, बिल्कुल, ना जेल में जाता। मोहब्बत को ज़्यादा मुझे लगता है फैज़ ने दिखा दी कि एक नशई लड़के को, जो रिश्ते में सगा भाई ज़रूर था लेकिन था नशई, उसको घर घुसा लिया और बीवी मरवा ली। नेकी की ना। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपको इंडिया की 2001 की वो कहानी सुनाएंगे जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। 2001 में हरियाणा में एक घर में 8 अफराद का कत्ल होता है। अब एक ही घर के 8 अफराद को मारने वाला, उनका कत्ल करने वाला कातिल कौन था? कातिल ने इस घर के 8 अफराद, जिसके अंदर छोटे बच्चे भी थे, उनको कत्ल क्यों किया, उनके सरों को क्यों कुचला, ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। पीएचडी स्कॉलर आमना भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि क्या हुआ था उस रात उस घर में 2001 की, कि पूरे घर में जितने रहने वाले अफराद थे सबको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, ये वाकया 2001 का है और इस वाकये ने, जैसे आपने कहा, सच में पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। आज भी जब इस केस की जो है वो तहकीकात और वो सारी रिसर्च सामने आती है तो एक दफ़ा इंसान के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। केस की शुरुआत हम करते हैं 23 अगस्त 2001। ये एक घर था, उस घर के जो सरबराह थे रेलू राम पूनिया उनका नाम था। वो एक एक्स MLA थे उस टाइम पर। हरियाणा के एक ज़िला है हिसार, जहाँ पे वो रहते थे। अगर उस घर की डिटेलिंग की बात की जाए, जिस घर में वो लोग रहते थे, उससे अंदाज़ा होगा कि उनका क्या असर रसूख था। वो घर, कहा जाता है कि उस टाइम पे हरियाणा का एक मशहूर हवेली थी, एक पूरा बंगला था, वहाँ पे ऐसे घर नहीं होते थे। और अभी भी मैंने वैसे ऐसा घर अभी तक अपनी लाइफ में मैंने नहीं सुना, पहली दफ़ा सुना है वहाँ पे। उस घर में जो 2nd फ्लोर था, वहाँ के बेडरूम तक गाड़ी जाती थी, ऐसा ट्रैक बनाया हुआ था।
इंटरनेट पे बड़ी वीडियोस इसकी अवेलेबल हैं, बड़ा एक फैसिनेटिंग उस टाइम पे। और 2001 की अगर बात करें तो उस टाइम पे तो ऐसी डिटेलिंग थी ही नहीं। तो इसका मतलब है जैसे वो होते हैं शौकीन टाइप लोग, अमीर तो होते हैं लोग लेकिन वो शौकीन भी थे, लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड थे और एमएलए भी थे, एक्स एमएलए, पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक था, अच्छा खासा असर और रसूख वाले लोग थे। तो बात शुरू करते हैं जी। घर के सरबराह जैसे मैंने नाम लिया रेलू राम पुनिया जी थे। उनकी 2 बीवियां थी। पहली बीवी की डेथ हो गई थी देवी, जिसका नाम था, नेचुरल डेथ थी। दूसरी शादी उन्होंने की, दूसरी शादी की कृष्णा देवी जो थी इनकी वाइफ थी। और पहली बीवी से उनका एक बेटा था सुनील जिसका नाम था, और दूसरी बीवी से उनकी 2 बेटियां थी। तो रेलू राम के टोटल 3 बच्चे थे, सुनील, सोनिया और प्रियंका, 2 बेटियां और 1 बेटा। उस घर में उस रात, जिस रात ये वाकया हुआ, उस रात एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। और वो बर्थडे पार्टी थी उस घर की छोटी बेटी प्रियंका की। बहुत छोटी नहीं थी वो, लेकिन वैसे बहन भाइयों में छोटी थी। प्रियंका की बर्थडे पार्टी चल रही थी घर में, सिर्फ घर वाले लोग थे, म्यूजिक सिस्टम, खाने और हर तरह की जो है वो वहाँ पे एक तरह से पार्टी वाला माहौल था। लेकिन फैमिली मेंबर्स ही थे वहाँ घर पे, सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। पार्टी चल रही थी, कोई 8 बजे से स्टार्ट हुई है और 10-11 बजे तक ये पार्टी चली है। 10-11 बजे सब लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले लेकिन गए। कहते हैं कि म्यूजिक सुबह तक बजता रहा। म्यूजिक सुबह तक बजता रहा। उसके अंदर भी जो है वो आगे फिर वजह है उसकी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लोग सोने चले गए थे। 10-11 बजे तक लोग सोने चले गए थे। और उसके बाद जो है सुबह तक म्यूजिक की आवाज़ें आती रहीं। फिर सुबह जब जो है वो सुबह हुई और वहाँ पे घर में सबसे पहला जो शख्स एंटर हुआ, ज़ाहिर मुलाजमीन ही एंटर होते हैं, कोई दूध वाला है, कोई, हाँ जी, इस तरह के लोग एंटर होते हैं। तो जो भी मुलाजिम एंटर हुआ, पहला मुलाजिम आया, अंदर गया और चीखता हुआ बाहर आया। दूसरा मुलाजिम आया, अंदर गया, रोता हुआ, चीखता हुआ, बिलखता हुआ बाहर आया। तो ये मंजर, जो अंदर मंजर था, वो कहते हैं कि वो कोई देख ही नहीं सकता। उसकी फुटेज जब आई तो लोगों ने कानों को हाथ लगाए, उल्टियां की लोगों ने। आप कहें कि इतना ज्यादा खौफनाक मंजर था अंदर जो था, पुलिस वाले तक जो है वो हिल के रह गए, जिनकी आंखों से ऐसे मनाजिर गुजरते रहते हैं, लेकिन वो मंजर ही कुछ ऐसा था। हुआ ये था कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स, 8 मेंबर उस टाइम पे, 9 मेंबर उस घर में मौजूद थे। रेलू राम जी, उनकी बीवी, उनके 3 बच्चे, और जो सुनील था वो शादीशुदा था, उसकी बीवी और आगे से उसके 3 बच्चे। तो ये टोटल 9 अफराद उस घर में मौजूद थे। 9 लोगों की वहां पे लाशें पड़ी हुई थी, और लाशें भी नॉर्मल लाशें नहीं थी, खून में लथपथ, सर कुचले हुए। इस कदर वहशतनाक मंजर था कि पुलिस वाले भी अंदर देख के उसको हिल के रह गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बयान किया। तो पुलिस वाले ने फिर एम्बुलेंस बुलाई, अपनी कार्रवाई शुरू की, जो उनका था सारा प्रोसीजर, लाशें उठानी शुरू की। जब लाशें उठा रहे थे तो जब उनकी बेटी, जो रेलू राम जी की बेटी थी सोनिया, उसकी लाश उठाई तो वो थोड़ी सी हिल रही थी। और जब उसके जिस्म को चेक किया डॉक्टर ने तो वो गर्म था, यानी वो जिंदा थी। उसको फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद उसके बाद देखा, वो 2 दिन तक तो उसको होश नहीं आया। फिर जब होश आया, उससे पूछा गया, बयान लिया गया, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं, मेरे सर पे किसी ने कोई भारी चीज़ मारी थी, मैं बेहोश हो गई, तो मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट की? पुलिस को शक क्या भरा? अच्छा, कोई हुआ डकैती ये, हुई उस घर में, कोई लूट मार हुई उस घर में? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इतने बड़े बंदे का उस टाइम पे, मतलब बड़ा बंदा ही होता है, हमारे यहाँ पे भी एमएलए बड़ा बंदा ही कहलाता है। इतने बड़े बंदे का पूरा खानदान ही, कोई नस्ल ही बिल्कुल खत्म कर दे तो जाहिर है शक जाता है। सबसे पहले शक होता है कोई जाती दुश्मनी होगी, ठीक है, कोई इलाके में किसी के साथ दुश्मनी होगी जिन्होंने मार दिया, या कोई जमीन जायदाद का मसला होगा। ये सारे जो थे, सारे पॉइंट्स जो हैं वो पुलिस के सामने थे, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक्सक्लूड करना शुरू किया। पर इतना लंबा अरसा उन्हें लगा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन में। जब उन्होंने घर की छानबीन शुरू की तो घर में वहां पे उन्हें एक डायरी मिली, और डायरी के साथ एक लेटर मिला। सारे घर वाले मर चुके थे, सिर्फ सोनिया जो थी वो अभी हॉस्पिटल में थी। तो सोनिया का हस्बैंड भी आ गया था इस दौरान। सोनिया का हस्बैंड दूसरे शहर में था तो वो भी आ गया था, संजीव उसका नाम था। तो जब डायरी मिली तो पुलिस ने सोनिया से पूछा, सोनिया बहुत बुरे हाल में थी कि मेरे घर वाले मर गए हैं सारे, और बिल्कुल बयान देने की कंडीशन में नहीं थी। लेकिन पुलिस ने फिर भी झिझकते हुए, क्योंकि केस सॉल्व करना था, बड़ी एक हाइप थी, एक एमएलए के पूरी खानदान जो है वो मर चुका है, तो
तो सोनिया से जब पूछा ये डायरी किसकी है, तो सोनिया ने कहा कि ये डायरी मेरी है। वो डायरी पता भी चल रहा था उसकी है, तो उसने कोई विदाउट एनी हेजिटेशन उसने कहा ये डायरी मेरी है। उसमें अब एक लेटर था, वो पूछा तो वो थोड़ा सा झिझकी पहले, लेकिन जाहिर है वो लेटर भी उसी से बिलोंग करता था। लेटर में लिखा गया हुआ था? वो लेटर उसने अपने हस्बैंड को लिखा था। उस लेटर ने ही इस केस को खोला और इसकी जो सारी वहशतनाक डिटेल्स थी वो वहीं से पता चली, उस लेटर की वजह से पता चली। और उसी लेटर की वजह से फिर जो इस केस के मुजरिम थे वो इस बात पे मजबूर हो गए कि उन्होंने एक वाले जुर्म कर लिया। लेटर में लिखा गया था सोनिया ने अपने हस्बैंड को? लेटर में सोनिया ने अपने हस्बैंड को लिखा था कि मैं अपने घर वालों से इस कदर नफरत करती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि वो सब के सब मर जाएं और उनको किसी तरह भी मेरी मदद करो, उनको किसी तरह भी इस दुनिया से ख़त्म करना है हमने, ताकि हम इस सारी जायदाद पे कब्जा कर लें। अच्छा, और ये लेटर सेंड नहीं किया, लेकिन लेटर वहां पर पता लेटर लगा? वहां मौजूद था, लेटर सेंड नहीं किया था, हस्बैंड से खुद मिलने चली गई और आगे डिटेल बताते हैं कि और उसे हुआ अंदाजा क्या। नहीं था कि ये लेटर पुलिस के सामने उसको था? अंदाजा नहीं था, बस वो जिस जुनून की कैफियत में थी, जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये मर्डर हुए कैसे और किस तरह किए गए, तो पता चलेगा कि उसकी जो दिमागी कैफियत थी वो क्या थी। उस टाइम पे वो इस सोचने की कैफियत में नहीं थी कि मुझे सबूत भी छुपाने हैं। हम वापस चलते हैं 23 अगस्त 2001 की उस रात को, जब सोनिया अपनी फैमिली के साथ उस घर में है। अब सोनिया ने कन्फेस तो कर लिया है कि उसने कत्ल किया अपनी पूरी फैमिली को, एक एक शख्स को घर में मार दिया। लेकिन अगर डिटेल में जाएं, डीप डाइव करें, कत्ल करती कैसे है एक अकेली लड़की अपने पूरे घर को? जिस तरह से आप बता रही हैं कि जो एक मंजर था खौफ का, मारती कैसे है? अच्छा, अब 23 अगस्त की रात हुआ क्या, पूरा वाकया अब हम उसको डिटेल में करते हैं। स्टार्ट में तो हमने बताया कि उस रात जो है वो लाशें अगले दिन मिली, बर्थडे पार्टी थी, तो उस रात एक्चुअल में उस घर के अंदर क्या हुआ वो अब हम बताते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 23 अगस्त से कोई 2 दिन पहले 21 अगस्त को सोनिया अपने घर आती है। शादीशुदा थी, दूसरे शहर में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। अपने हस्बैंड के साथ अपने घर आती है और अपने बाप से कहती है कि जो बहन है प्रियंका, वो हॉस्टल में रहती थी, कि उसकी बर्थडे है। बर्थडे 23 को थी भी नहीं, बर्थडे थी 24 अगस्त को। उसने कहा कि 24 अगस्त को मुझे किसी काम से जाना है, तो हम 23 अगस्त को उसकी बर्थडे मना लेते हैं घर में और मैंने फिर निकलना है। वालिद ने कहा ठीक है, इंतजामात कर दिए बर्थडे के। हॉस्टल से ये सोनिया और उसके हस्बैंड संजीव दोनों उसको पिक करके लेकर आए, प्रियंका को घर ले आए और इन्होंने बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर बाप दी। प्यार करता था सोनिया से? बाप प्यार करता था, बाप अपनी बेटियों से, अपने बेटे से मोहब्बत करता। जब ही उसको घर लेकर आए प्रियंका को और सारी तैयारियां कर ली बर्थडे की, और घर में खाने पके, म्यूजिक सिस्टम, वो सारा जो शोशा का माहौल होता है, और ऐसे इलाकों में बड़ा समझा जाता है कि घर में पार्टी है तो बड़ा पता लगना चाहिए पूरे इलाके को। ऑल दो कोई इनवाइटेड नहीं था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे। ये भी शायद सोनिया की ही डिमांड थी कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स में करनी है, अदरवाइज रेलू राम पुनिया जैसे शख्स शायद पूरे जो है वो इलाके को इनवाइट कर लेते, जितना बड़ा उनका घर था और ज़ाहिर असर रसूख था, तो वो शायद सबको ही करते। लेकिन सोनिया की ही डिमांड थी कि हम सिर्फ एक फैमिली गैदरिंग करेंगे। सोनिया का ही प्लान था? एग्जैक्टली, उसका पहले से ही प्लान था। तो ये बर्थडे पार्टी जब हुई तो रात को कोई 10-11 बजे फैमिली जो है वो हमेशा खाने के बाद मीठा लेती थी। जो इतलात के मुताबिक जो है उस रात भी इसी तरह से मीठा बनाया गया। सोनिया ने खुद बनाया, खीर बनाई और खीर में नींद की दवाई डाल दी। अच्छा, ताकि सब सो जाए? सब सो जाएं, और मेक श्योर किया कि उस घर का एक एक बंदा ये खीर खाए। हाँ, एक एक बंदे में जैसे अभी हमने डिटेल बताई कि रेलू राम जी की जो दूसरी बीवी थी वो थी, पहली बीवी तो मर चुकी थी। प्रियंका को ये लेकर आए, सोनिया मौजूद थी, जो उनका बेटा था सुनील, ऑल्दो वो सुतेला था इन बहनों का, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं था उस घर में, ऐसा नहीं था सुतेले सगे वाला कोई हिसाब नहीं था। सुनील था, उसकी बीवी थी शकुंतला और उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। छोटी? सबसे छोटी बेटी जो थी वो कोई 40 दिन की जो है, ये कहा जाता है, यही हमें मालूमात जो मिलती हैं उसमें यही कहा जाता है कि वो कोई 40 दिन की या इस तरह से ही थी। बहुत छोटी थी वो बच्ची, सबसे छोटी, और बाकी बच्चे भी छोटे थे, बड़े नहीं थे। बेटा सबसे बड़ा था, फिर बेटी थी और सबसे छोटी बेटी थी। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये बच्चे भी उसमें शामिल थे, यानी इनका भी कत्ल हुआ था। 40 दिन की कोई बच्ची का भी? 40 दिन का भी, और उसी तरह कत्ल हुआ था जैसे बड़े 70 साल के बंदे का हुआ था, उसी तरह से मारा गया था उस 40 दिन की बच्ची को भी।
इसीलिए तो कहते हैं कि इस केस को देख के पूरा इंडिया हिल गया था एक दफा। अब खीर खा ली, मीठा खा लिया, नींद में चले गए, सो गए, आगे क्या होता है? कत्ल किस तरह से किया जाता है? अच्छा, सोनिया ने क्योंकि खीर में ये किया था तो उसने मेक श्योर किया कि घर का एक एक बंदा, मैंने जैसे बताया आपको, छोटी सी बच्ची थी, उसको उसने खुद खीर खिलाई। वो छोटी सी जो बच्ची थी, पता नहीं वो उस टाइम पे खा भी सकती थी कि नहीं, लेकिन उसने उसको भी खीर खिलाई। एक और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस दिन उस घर में किसी को नहीं पता था कि जो संजीव है वो भी घर में मौजूद है। अच्छा, वो पार्टी का हिस्सा नहीं था लेकिन उस घर में था। घर में था, वो गाड़ी में आया। अब ये उनके प्लान का हिस्सा था, जाहिर है प्लान का ही हिस्सा था। वो गाड़ी में आया, तबीयत खराब की वजह से वो गाड़ी में पीछे सो गया, तो ना गाड़ी में आते हुए किसी ने उसको देखा, सिर्फ सबने सोनिया को और प्रियंका को देखा था। तो घर के मुलाजमीन से भी जब बाद में पूछा गया तो किसी को पता ही नहीं था कि संजीव भी मौजूद था उस वक्त। उन्हें था कि वो दूसरे शहर में है, वो दूसरे शहर में है, सिर्फ सोनिया जो बीबी थी वही घर में थी। तो अब जो है सोनिया ने मेक श्योर किया, जब सबने खा लिया तो उसके बाद सोनिया ने रिवॉल्वर दी अपने हस्बैंड को, संजीव को, कि रिवॉल्वर हैं, सबको गोली मार दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। अब उसके शौहर ने उस टाइम पे ये कहा कि भाई रिवॉल्वर में है 6 गोलियां, बंदे हैं टोटल 8, और जरूरी नहीं है कि एक गोली से एक बंदा मर भी जाए, तो अगर नहीं मरे और पूरी गोलियां भी नहीं है हमारे पास तो क्या करेंगे? उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, एक बंदा नहीं बचना चाहिए, और ये आज तुमने ये मेरा काम करके जाना है। संजीव ने बाद में जब बयान दिया तो उसने कहा कि उस रात जो सोनिया की कैफियत थी, उसकी आंखों में जितना खून उतरा हुआ था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो शायद मुझे भी मार सकती है। इस कदर जो है वो उसने अपना खौफ और दबदबा जो है अपने हस्बैंड पे भी डाला था। वो बहुत समझ लें कि एक तरह से डर गया था उसके, हालांकि प्लानिंग उनकी पहले से ही थी, लेकिन उस रात जो सोनिया की कैफियत थी, वो कहता है उसके मुताबिक उसने पहले उसको कभी ऐसे नहीं देखा था। तो अब ये ऑप्शन क्या थी? दूसरी ऑप्शन सोनिया ने ही दी, रॉड लेकर आई और रॉड अपने हस्बैंड को दिया। रॉड अपने हस्बैंड को दिया और कहा कि अब ये रॉड पकड़ो और इससे तुमने सबके दिमाग खोल दो। एक लड़की अपने सगे माँ बाप, बहन भाई, भतीजे भतीजियां, भाभी, सबके बारे में ये कह रही है कि इनके दिमाग खोल दो। इतनी नफरत थी क्यों? पीछे कोई बैकग्राउंड होगा ना? हाँ जाहिर है बैकग्राउंड है, लेकिन उसकी हम बाद में करते हैं। पहले अब ये इस मर्डर की तरफ चलते हैं कि ये फिर कैसे प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, सबसे पहले किसका कत्ल किया जाता है? सबसे पहले अब यही सवाल था कि सबसे पहले किसका कत्ल करें। तो सोनिया ने कहा कि जो मेरा भाई है सुनील, वो बड़ा हट्टा कट्टा है, तो उसका अगर कत्ल किया और ना हो सका हमसे सक्सेसफुल तो फिर हम बचेंगे नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। वो जरा काफी हट्टा कट्टा बंदा था, तो उसने कहा कि अभी उसको टाइम देते हैं, नींद की दवाई असर करे, हम तब से स्टार्ट करते हैं विद फादर। अपने बाप को सबसे पहले उसने मरवाया। बाप के कमरे में गए रॉड के साथ, और उसका हस्बैंड ये कहता है संजीव कि उसके हाथ कांप रहे थे, उसने पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसने अपनी बीवी से कहा कि, बल्कि वो कहता है कि कहने की भी हिम्मत उसमें नहीं हुई, उसने शायद खुद ही से ही सोचा कि नहीं करते, ये हाथ कांप रहे थे इसके। तो बीवी ने कहा कि इसी वक्त मैं तुम्हें कह रही हूँ कि दिमाग खोल दो, मारो, हमारे पास वक्त नहीं है, मार दो वरना ये लोग हमें मार देंगे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। खैर वो कहता है कि पहला मारने में थोड़ा हिचकिचाया, और फिर जब मारता चला गया, वो कहता है फिर मैं भी सुन्न हो गया। फिर एक के बाद एक ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, एक कंप्लीट हुआ है, और हर बंदे को मारने के बाद मेक श्योर किया सोनिया ने कि ये मर गया, और फिर अपने मियाँ को मुबारकबाद दी कि ये हो गया है, चलो अब अगले की तरफ चलते हैं। पहले बाप को मौत के घाट उतारा, फिर माँ की तरफ गए, माँ उसी कमरे में थी, और जो इसका भतीजा था वो माँ के साथ ही सो रहा था। जैसे ही माँ को मारा, बच्चे को भी थोड़ा सा लग गया, वो उठ गया, रोने लग गया। उसको भी उसी बेदर्दी से माँ को मारने के बाद, माँ के मुंह पे पहले तकिया भी रखा, हाँ तकिया रखा, फिर उसके बाद रॉड से मारा, और बच्चा क्योंकि उठ गया था, बच्चे को मारना तो था। बच्चे की एज क्या थी? बच्चे की एज कोई 5-6 साल का बच्चा था। उसको भी उसी बेदर्दी से, उसी शिद्दत से वहां मारा गया। उसको मार के इस कमरे से निकले, 3 लोगों को मार के अगले कमरे में गए, प्रियंका के कमरे में, जिसकी उस दिन बर्थडे थी, जो इसकी बहन थी सगी। जाके सेम फोर्स से, सेम तरीके से उसके भी सर के ऊपर रॉड मार के संजीव ने मारा। संजीव कहता है कि अपने बयान में बाद में कहता है कि मैं पहला दूसरा करने के बाद सुन्न हो गया था,
मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई जॉब मिली है और ये मैंने कंप्लीट करनी है बकौल उसके। शायद अपने आप को बचाने के लिए लोग बोलते हैं, पर इससे बच तो कोई नहीं सकता। खैर, तो उसने प्रियंका को इसी तरह से मारा। प्रियंका के साथ जो है वो भतीजी सो रही थी, भतीजी को भी मारा इसी तरह से, जो छोटी से बड़ी वाली भतीजी थी उसको मारा। फिर उसके बाद गए ऊपर वाले फ्लोर पे, जो सबसे मुश्किल टारगेट था उनके लिए वो था सुनील, भाई इसका, जिसका डर था कि वो अगर बीच में उठ गया या नींद की गोली ने पूरा असर ना किया हो तो फिर हम नहीं बचेंगे। तो वहां थोड़ा ये हिचकिचा रहे थे। तो पहले जाके उसको मेक श्योर किया, सुनील को इसने हाथ पकड़ के चेक किया, देखा कि कहीं होश में तो नहीं आ जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर वार करना शुरू किया। कहते हैं कि उससे पहले बांध भी दिया, रिस्क नहीं लिया। हाँ, उसको बांधा, उसको पहले हाथ से जकड़ने की कोशिश की कि कहीं छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ये देखने के लिए कि वो नींद में पूरी तरह डूबा हुआ है। तो बहुत सी इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिलती है रिसर्च में, बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग बयान दिए हैं, तो कोई एक चीज की तस्दीक नहीं है, लेकिन खैर उसको भी उसी शिद्दत से और उसी तरह से मारा। सुनील को मारा, फिर भाभी शकुंतला को मारा, और फिर वो जो 40 दिन की बच्ची थी, फिर उसको उठाया और उसको दीवार के साथ पटक पटक के, सर उसका पटक पटक के तब तक पटका जब तक कि वो बच्ची की सांसें बंद नहीं होगी। मेरा जो पहले आपसे सवाल था कि जिस बेरहमी बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ मार दिया सबको, पूरी अपनी सगी फैमिली को, उन माँ बाप को जिसने पैदा किया, अपनी सगी बहन को, अपने भतीजों को, वजह क्या थी? इतना गुस्सा, इतनी नफरत, पीछे वजह क्या थी? ऐसा हुआ क्या था? इन लोगों ने क्या जुल्म कर दिया था इस पर? अब ये जानने के लिए हमें थोड़े कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। सोनिया और उसका जो हस्बैंड है संजीव, ये दोनों स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। दोनों जो थे वो स्पोर्ट्स वुमेन थी, ये स्पोर्ट्समैन था, जिसकी वजह से दोनों की मुलाकात हुई किसी चैंपियनशिप में, और दोस्ती के बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब जो संजीव था वो हैसियत में रेलू राम पुनिया से बहुत कम था। आप समझ लें, जो इतने ऊंचे लेवल के लोग थे उनके लिहाज से आप समझ लें जैसे उनके घर का मुलाजिम है, उस लिहाज की हैसियत थी इसकी। और फील भी करवाया जाता था कि गरीब है, बकौल सोनिया के। सोनिया ये कहती है, लेकिन अगर देखा जाए जो हमारे पास रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, रेलू राम पुनिया जी ने शादी करवा तो दी अपनी बेटी की मर्जी से, उसको रेजिस्ट नहीं किया, करवा दी, और उसके बाद मेक श्योर किया कि वो अपने दामाद की मदद करे, कि वो चलो बिल्कुल उनकी हैसियत पे तो नहीं लेकिन कुछ स्टेबल हो जाए। अब शादी के कुछ अरसे बाद जो है वो सोनिया को एहसास हुआ कि मोहब्बत और ये चीज़ें एक जगह हैं, लेकिन पैसा चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो बाप हेल्प तो बहुत करता था, लेकिन वो चाहती थी कि उसका मियाँ कोई वेल एस्टेब्लिश बिजनेस जो है वो खड़ा करे। उसके लिए उसने अपने बाप से हेल्प मांगी। उसने कहा कि ये जो ज़मीनें हैं हमारी, ये बेच के मुझे इतने पैसे दरकार है, ये मुझे दे दीजिए। अब रेलू राम जी राजी भी हो गए थे, उन्होंने खैर थोड़ा सोच के राजी भी हो गए थे। सुनील ने यहाँ पे मसला किया कि हम, जो भाई था कि हम खानदानी ज़मीन नहीं बेचेंगे, आपने मदद करनी है पैसों से कर दें, ज़मीन नहीं बेचेंगे हम। लेकिन सोनिया को ज़रा ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने कहा जाहिर है जब पैसे देंगे तो कम देंगे, तो उसने कहा नहीं, मुझे ज़मीन बेच के ही पैसे चाहिए। तो इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब जो है ये बात करने उसके घर गए सोनिया के वालिद और रेलू राम जी और सुनील, जब उसके घर गए ये बताने के लिए कि भी हम ज़मीन नहीं बेच सकते, तो सोनिया ने रिवॉल्वर उसके कनपट्टी पे रख दी अपने भाई के। अच्छा, तो मतलब तभी से ये साइंस हाँ, मिल रहे थे। बेसिकली ये एक तरह से दस्तक थी उस टाइम पे भी, अगर वो इसको जज कर लेते तो शायद ये वाकया ना होता, शायद की बात है। तो फिर उसके बाद खैर ये हो गया ख़त्म, लेकिन सोनिया ने इस बात को बहुत दिल पे ले लिया और तब से ये प्लान किया कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और उसने कहा कि अब एक भी बंदा नहीं बचेगा और मैं पूरी प्रॉपर्टी भी लूंगी, एक एक चीज़ जो है वो अब मैं ही लूंगी। ये इस सोच के साथ उसने ये इतना घिनौना जो जुर्म था वो सरअंजाम दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, कुछ टुकड़े ज़मीनों के लिए। आगे इस केस को क्या बनता है? कन्फेस कर लिया, केस अदालत में गया, अदालत ने क्या सजा दी? हाँ, कन्फेस हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने बयान दिया, पहले पुलिस स्टेशन में बयान दिया, वो सारे बयान ऑन रिकॉर्ड है।
वो सारा इन्होंने जब इकबाल जुर्म किया, अदालत में जाके ये मुकर गए थे ऑल्दो, लेकिन क्योंकि मजिस्ट्रेट का बयान, वो सारे बयान मौजूद थे ऑन रिकॉर्ड, 164 का बयान था, ऑन कैमरा इन्होंने बयान दे दिया था कि हमने ये किया है, किस कैफियत में किया, क्यों किया, सारा इन्होंने बयान दिया था। तो अदालत ने इनको, जाहिर है सजा तो देनी थी, तो अदालत ने उस टाइम पे हाइप भी बहुत मिली थी, और 8 लोगों का कत्ल, फिगर होती है 8 लोग, तो उन्होंने इसे फांसी की सजा, दोनों मियाँ बीवी को फांसी की सजा सुनाई। 23 अगस्त 2001 को ये मर्डर होता है, और फिर भी इतनी हाइप और सब चीज़ों के बाद भी अदालत के ट्रायल्स होते हैं, इकबाल जुर्म भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बीच में ये मुकरे पर उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो सारा ऑन रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी इन्हें सज़ा मिलते मिलते जो है वो 3 साल लग गए। 31 मई 2004 को जो है वो फैसला आया कि इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। इम्प्लीमेंट हुई? इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 12 अप्रैल 2005 को इनकी सजा कन्वर्ट करके, फांसी की सजा को कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस टाइम पर 2005 में एक और इसमें चीज हुई थी। 2005 में जो रेलू राम जी की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उनका कोई वाली वारिस ही नहीं बचा था, तो वो प्रॉपर्टी जो थी वो कर दी गई थी, उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, सारा शिफ्ट हो रही थी। अदालत ने वो उनके भाई, भांजों, भतीजों को शिफ्ट कर दी थी, जो सगे भाई भांजों, हाँ जी, उनको शिफ्ट कर दी थी। इसके बारे में हम एंड पे एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जब ये केस का क्लोजिंग करेंगे, कि उसमें भी एक लूप होल है। तो ये जब उन्होंने शिफ्ट कर दी, तो फिर उसके बाद वो अब इस केस को लेकर चले, और उनका भी इंटरेस्ट हो गया, और लोगों का तो था ही, आसपास के लोगों का, उनके बहुत बड़ा सर्कल था, फैमिली तो खत्म हो गई थी लेकिन सर्कल बड़ा था, तो बड़ा लोगों ने रजिस्ट किया कि इनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी कि ये इनको फांसी देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से फैसला दिया। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट के कन्वर्ट की थी फांसी को उम्र कैद में, वो मुअत्तल कर दिया, और कलअदम करार देके इन्हें फिर से फांसी की सजा दे दी। इन्होंने फिर अपील दायर की, वो फिर कैंसिल हुई, और इसी दौरान जो है वो सोनिया ने जो है वो बाकायदा खत लिखा प्रेसिडेंट को। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनको खत लिखा कि मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बेटा छोटा है, उसको मेरे सिवा कोई नहीं लुक आफ्टर कर सकता, तो मुझ पे रहम किया जाए। और साथ ही साथ फिर ये भी बयान दिया, ये ऑन कैमरा भी उसने बयान दिया, वरना जो है वो मेरे बेटे को भी मेरे साथ फांसी पे चढ़ाया जाए। तो ये बीच में मतलब 8 लोगों का कत्ल करने के बाद दे हैव द ऑडेसिटी, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। बार बार जब उनको जो है वो फांसी करीब आने लगता था वक्त, वो कुछ ना कुछ अपील दायर कर देते थे, हालांकि वो कैंसिल ही होती थी, हर दफा अपील उनकी रिजेक्ट हो जाती थी। लास्ट चांस इनके पास था कि प्रेसिडेंट को अपील कर दी जाए, मर्सी की अपील कर दी गई, मर्सी की प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट कर दी। अच्छा, प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट की। तो उसके बाद तो प्रोसेस होता है कि जो डेथ वारंट है वो जारी कर दिए जाते हैं, और बस फिर फांसी लगनी होती है। यही हुआ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट की तो 2013 में डेथ वारंट निकल आया। सब तय था, आप समझ ले एक तरह से जो जल्लाद है वो सारी आप देख लें प्रेपरेशन हो गई थी, पता था कि इनको अब फांसी हो जानी है। अच्छा, और ये इंडिया की पहली फांसी होती जो औरत को लगनी थी उस टाइम पे। अगर ये हो जाती सोनिया को सजा, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो है वो कभी औरत को फांसी की सजा नहीं। आज 2026 में ना पाकिस्तान में कभी हुई है ना इंडिया में, हाँ ना इंडिया में कभी हुई। तो ये जो है वो उसमें दरमियान में काफी चीजें आ जाती हैं। एनीवेज, तो उसके बाद 2013 में जब तय था कि इन्होंने अब खत्म हो जाना है, अब ये डेथ वारंट निकल आए हैं, 2014 में एक और अपडेट हुई। 2013 में जब ये तय था, डेट फाइनल नहीं थी, तो 2014 में ना एक प्रोग्रेस हुई सुप्रीम कोर्ट में, किसी और इस केस के नहीं, अपील दायर की गई थी कि जो लोग 5 से 10 साल के अरसा वेट कर रहे होते हैं फांसी की सजा के लिए, जिनको इतना अरसा हो जाता है जेल में और उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी होती है और दी नहीं जा रही, इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती, वो लोग तो हर रोज मर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, वो तो हर रोज मर रहे हैं, वो तो इसी कैफियत में है। तो उन पे रहम किया जाना चाहिए। इतना लंबा, यहाँ तो अगर किसी को सजा देनी है, जो बात एक तरह से ठीक भी है, लेकिन उसको गलत ट्विस्ट दे दिया गया। उन्होंने कहा यहाँ तो उसी वक्त दे देनी चाहिए, इतना लंबा अगर आपने वेट कराया है तो अब उस बंदे को छोड़ देना चाहिए, उस बंदे की कन्वर्ट कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, रिहा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको फिर डेथ पेनल्टी को खत्म कर देना चाहिए। और ये
अपील एक्सेप्ट हो गई। और उस टाइम पे 15 ऐसे केसेस थे जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया केस, जिसके अंदर संजीव और सोनिया का और भी उस था। 15 केसेस में 2 केसेस इनके थे, संजीव और सोनिया, जिनको जो है ये डेथ पेनल्टी से रिलीव किया गया उस टाइम पे। और आज के दिन तक जो है वो उम्र कैद की सजा पे रहे हैं, लेकिन डेथ पेनल्टी से बच गए। नहीं, 2025 में इनकी उम्र कैद की सजा भी खत्म होके बेल होके ये आ गया है। और उस अच्छा। बीच में और भी काफी चीजें हुई हैं। कभी जेल से भागने की कोशिश की संजीव ने। अच्छा, कहते हैं कि मैं रिसर्च करता कि संजीव ने सुरंग भी खोदी संजीव जेल में ने- एक बांग्लादेशी कैदी के साथ। हाँ जी, संजीव ने जो है वो सुरंग भी खोदी और तब पकड़ा गया। लेकिन उसके अलावा एक और बार जो है वो 2000 पर गया, पैरोल पे गया और फरार हो गया, और अपने आप को बाबे के भेस में कन्वर्ट करके, ये गालिबन 2015 की बात है, बाबे के भेस में अपने आप को कन्वर्ट करके ये गुजरात चला गया। और वहां पे बकायदा लोग इसके सेशंस में आते थे और इसको मानते थे। अच्छा। एक मर्डरर, 8 लोगों का मर्डर करने वाला बंदा वहां पे बाबा और संत बन के बैठ गया। उसके बाद ये 2021 फरवरी में गुजरात से पहुंच गया मेरठ में। मेरठ में किसी ने इसको पहचान लिया, वहां पे भी बाबा बन के रह रहा था। अच्छा, 6 साल जो है ये बाबा बन के जेल से बाहर रहा, ये फरार बाहर रहा। फरार रहा, और इसको किसी ने वहां पे मेरठ में पहचान लिया, और हाँ। वहां से फिर ये दोबारा पकड़ा गया, दोबारा जेल चला गया। और फिर उसके बाद ये 2025 वाली अपडेट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, पिछले साल बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ, जब ये सोनिया जेल से बाहर आई, गाड़ी इसको लेने आई, ये फरार हो गए। मतलब फरार क्या, बेल पे चले गए, दोनों रिहा हो गए, खत्म हो गए, जमानत होगी। आज जमानत हो गई। दोनों जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, 8 अफराद का कत्ल कर दिया, आज वो जेल से बाहर है। जेल से बाहर हैं, जिंदा हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगी, जिन्होंने 8 लोगों को अपनी जिंदगी के लिए एक दफा एक चांस, बोलने का भी चांस नहीं दिया, अपील करने का, मौत के घाट उतार दिया उन्हें नींद में। खुद वो अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहे इतने साल। लेकिन जिस मकसद के लिए किया, जो प्रॉपर्टी के लिए किया, वो तो इनके हाथ से निकल गई। हाँ, वही पॉइंट था जो मैं उस वक्त आपको कह रही थी। 2005 में जब ये प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गई फैमिली मेंबर्स को, जो उनके बाकी थे, जो आप समझ लें कि विरासत जिनको जानी थी वो चली गई, क्योंकि कोई बचा नहीं था उनकी फैमिली में। पर जब ये अब सोनिया रिहा हो गई, अब लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि सोनिया का जो बेटा है, जो उस टाइम पे 2001 में, हाँ हमने उसका जिक्र पहले शायद नहीं किया, सोनिया का भी एक बेटा है 2001 में, जिसको हमने कहा कि जिसके लिए उसने प्ली भी मांगी थी कोर्ट से कि मुझे छोड़ दिया जाए। वो बच्चा मर्डर के टाइम पे 1.5 साल का था, 2001 में वो 1.5 साल का था। तो अब जो है वो हो गया होगा कोई 27-28 साल का। तो अब जब लोग कहते हैं कि एक्चुअली में फर्स्ट जो आप कह लें हायर है, वारिस है, वो तो वो है, वो बनता है असूलन, और उसका कत्ल से कोई लेना देना भी नहीं। एग्जैक्टली। और इंडियन लॉ में ये है भी कि अगर किसी का पहला वारिस जिंदा है और उसका अगर मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं जिसमें माँ बाप कत्ल कर देते हैं, आगे उनके बच्चे होते हैं, तो अगर उसका कत्ल से लेना देना नहीं है तो वो प्रॉपर्टी पे उसका हक है और वो दायर कर सकता है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। अगर वो लेना चाहता है। तो अब पॉइंट यही है, सोनिया जिसने एक प्रॉपर्टी के लिए ये सारा कुछ किया था, उसे वो तो वापस मिल सकती है बेटे के उसको वो जरिए। वापस मिल सकती है। अगर उसका बेटा मुकदमा करे तो वो सारी प्रॉपर्टी उस बेटे को मिल सकती है, क्योंकि वो जो है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिनको प्रॉपर्टी गई है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं विरासत में। फर्स्ट कैटेगरी में ये सोनिया का बेटा आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बेशक उस बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप का है। इस तरह तो फ्यूचर में फिर कोई भी कत्ल कर दे और कहे मेरे बच्चों को तो हिस्सा मिल ही जाना है, तो सारी ये भी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे हाँ बच्चों को जी, मिल जाएगी। तो ये भी एक लॉ पे एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। एक तो इनका वैसे बच जाना और छूट जाना ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, वो सेम है। वो सेम है, ऐसा ही है। और उसमें बहुत लूप होल्स हैं, आप बड़े से बड़ा जुर्म करके उसमें से निकल सकते हैं। हाँ, कानूनी रास्ते से। हाँ। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है या आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम बने, तो हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करें। हम आपसे रब्ता करेंगे, आपसे डिटेल्स लेंगे और आपकी स्टोरी को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा अगर हमारे आज के पॉडकास्ट के हवाले से कोई भी आपका सवाल है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी अगर आप राय देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज की वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि सबको सबक मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया।